हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 15 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। देखें तो क्लास 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 2 अन्य विनाशकारी परिघटनाओं त्वरित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। त्वरित देखते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखे होंगे। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट के प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। त्वरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारियां ही हैं। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे त्वरित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों के आवेश के एकत्रित हो जाने से त्वरित पैदा होती है। हमें त्वरित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। देखते हैं चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते हैं। तो 600 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी एक प्रकार की रॉल को उन फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटचट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया था कि त्वरित अथवा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इन तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इन सामान्यता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। पहली कहती है, वैज्ञानिक खोज बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में त्वरित से किस प्रकार संबंधित हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिससे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों के से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेती है। देखते हैं रगड़ द्वारा आवेश बाल क्रियाकलाप। देखते हैं बाल पेन की खाली रिफिल लीजिए और इससे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ के इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए और इतनी सावधानी रखें कि रिफिल का रगड़ा गया शीरा आपके हाथ अथवा किसी धातु को वस्तु से न छुए। और आपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, फूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए और इस परीक्षण को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक के रिफिन को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं और इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिन तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल की आवेशित हो जाती है। आइए अब अपनी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। आवेशों के प्रकार तथा इनके अनुदेश की क्रिया देखते हैं। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में सूची दिया गया है। 2 गुब्बारे फुलाइए और उन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये पहला क्रियाकलाप में 2 गुब्बारे फुलाइए और इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न कर सके। जैसे चित्र 15.1 में है, आप दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए और आप क्या देखते हैं। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिन के साथ दोहराएं। एक रिफिन को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए और दूसरी रिफिन को पॉलीथीन से
से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिन के निकट लाइए। सावधान रखिए रिफिन का आवेशित शीरा अपने हाथों से न छुए और क्या गिलास में रखे रिफिन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिन एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप से हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाते थे जो उसी पदार्थ से बनी थी, और यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। एक रिफिन को दूसरे क्रियाकलाप में एक रिफिन को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए जिसे चित्र में दर्शाया गया। इस रिफिन के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। इन परीक्षणों का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिन ने दूसरी आवेशित रिफिन को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिन को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेशित रिफिन के आवेश से भिन्न प्रकार का है? और क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि इस सजातीय यानी एक प्रकार की सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विभाजतीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। और आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? क्या आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है? रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थितित होती है और वे स्वयं गति नहीं करती। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप क्लास 6 में ही कुछ विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही करता है। आवेश का स्थानांतरण देखिए। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइज से कुछ 12 पत्ते का टुकड़ा लीजिए और इसमें एक छिद्र बनाइए और जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, जैसे चित्र में 15.4 में दर्शाया गया है। इसके अनुसार पेपर क्लिप की खोलिए और एल्युमिनियम की पन्नी का लगभग 4 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी लीजिए और चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए और गति से ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह पत्ते के लंबवत रहे और रिफिन को आवेशित कीजिए तथा इससे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा आकर्षित करते हैं? जब अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं का स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियाँ सामान्य रूप से व्यवहार करती है? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पर्श कर सकते हैं कि पन्नी के पट्टियों एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टी पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिन से आवेश प्राप्त करते हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं और इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु के अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए और ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे और वे अपनी मूल्य स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। अब हर बार यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप का स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं और इसका कारण यह है कि
स्पर्श करने पर पन्नी के पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी से चला जाता है, तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश के पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्क कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। त्वरित की कहानी देखें। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर त्वरित की व्याख्या करना संभव है। क्लास 7 में यह हमने सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदों नीचे की ओर जाती है। और जब इन प्रबंध गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है या एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सकते, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे हम त्वरित के रूप में देखते हैं और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तहरीत से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम भूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिकों हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तहरीत के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करना चाहिए। तहरीत से सुरक्षा देखें। तहरीत एवं झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें। सुरक्षित स्थान का पता लगाता है कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और आप इसके भीतर ही सुरक्षित रहें। तहरीत झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें, तो बाहर खुले में देखें तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर निर्माता हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है और खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तहरीत से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तहरीत झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में है तो जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े हो और जमीन पर न लेटे और बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं और अपने हाथों को घुटने पर तथा सिरों के हाथों बीच बैठे। और इस स्थिति जैसे चित्र में दर्शाया गया है, इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। और घर के भीतर देखें, टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है कि तहरीत एक विद्युत विसर्जन है? तहरीत झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए और ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। और परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारा युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तहरीत झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए और कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लेगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए और विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है। इनसे कोई हानि नहीं होती है। तहरीत चालक देखें। तहरीत चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तहरीत के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। और किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है।
धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप की कुछ सीमा तक हमारा बचाव रखते हैं, परंतु त्वरित झंझा के समय उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। भूकंप देखें। आपने कभी त्वरित झंझा तथा त्वरित के विषय में अध्ययन किया है। क्लास 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटना मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बने रहे त्वरित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकते हैं। यदि त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना होती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाले क्षति से बचाव के लिए उपाय के लिए हमारे पास समय होते हैं। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था और इससे पहले गुजरात के भूज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप से देखें। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई नन जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए और उस समय समाचार पत्रों का प्रतिक्रियाओं में इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए और इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है और जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपटल के भीतर गड़बड़ के कारण उत्पन्न होती है और भूकंप हर समय हर जगह आते रहते हैं। प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर से तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्रियाकलाप से देखें। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए और भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों के मानचित्रों से अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंचती है और अपने माता पिता तथा परिवारों के अन्य बड़े बूढ़ों तथा आस पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है, देखते हैं। यहाँ एक कहानी दिया है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सिंग पर टिकी है और तथा जब सांड इससे दूसरे सिंग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। और यह कैसे सत्य है, देखते हैं। ये कैसे सत्य हो सकता है? तो प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी उसके द्वारा व्यक्त की जाती थी और संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। पहली कहती है पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह से गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं और पृथ्वी की इस परत को भूपटल कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है और यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और जैसे चित्र में यहाँ दर्शाया गया है 10.15 में। और ये प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसे चित्र
15.11 में है, तो इसके कारण भूकंप से भूपर्पटी ही में विक्षोभ उत्पन्न होती है। ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। वो जो कहता है, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पहली कहती है, मैं कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी की भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण होती है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमाचल, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत में कुछ भाग की खतरे के क्षेत्र भी आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम के रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और एक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। और भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिणाम 7.5 से अधिक है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करता है। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इस तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और यह उपकरण मात्र एक कंपायमान जड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन यानी कंपन करने लगता है और इससे कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगे को रिकॉर्ड करता रहता है और इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का तरंग मानचित्र बना लेते हैं और जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है और वे भूकंप की क्षति पहचान सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। वैज्ञानिक ने अन्य बहुत से पैमाने की भांति रिएक्टर पैमाने रेखित नहीं है और यानी डेसिबेल एक अन्य उदाहरण है। और इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की क्षति नाशक ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है और वास्तव में परिणाम में 2 की वृद्धि अथवा 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक है। भूकंप से बचाव देखें। उपरोक्त ऊर्जा से हमने यह सीखा है कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका है वहां रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके और आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श लीजिए। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में भवन निर्माण में भारी पदार्थ की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अत्यधिक अच्छा होता है और इससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तारत आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। और चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होनी चाहिए। केंद्रित भवन अनुसंधान संस्थान
संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकास की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटके के रुकने तक ही वहीं रहे और ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं के नीचे ना रहे जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहाँ लेटे ही रहे, उठे नहीं और अपने सिर का तकिए से बचाव रखें। यदि आप घर से बाहर हैं भूकंप के समय तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी एक खुले स्थान को खोजने एवं धरती पर लेटे रहे। और यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्पंदन के समान होने से पहले बाहर न निकलें। महत्वपूर्ण भूपटपटी विसर्जन, पृथ्वी के प्लेट, भूकंप, विद्युतदर्शी, तरित चालक, रीढ़ावेश, धनावेश, रिक्टर पैमाना, भूकंपीय लेखा, गर्जन, तरित, झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी।